हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको काफ़ी कुछ कवर कराने का प्रयत्न करती है, चाहे फिर आपकी उसमें एमसीक्यू की बात हो या फिर आपके करंट के क्वेश्चन की बात हो या फिर किसी जीएस के सेगमेंट की सीरीज की बात हो। बट केवल बात यहीं पे नहीं रुक जाती है, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे जब हमारे द्वारा भेजे गए डेली एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम आपके मन में आती है वो ये आती है कि जो हम ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इनका वास्तव में पर्पस क्या है और साथ ही इसको हम कैसे यूटिलाइज करें। दूसरा आपके मन में प्रश्न आता है कि जो हम बैक ईयर का होमवर्क सॉल्व करते हैं उसको सबसे पहले हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए और उसके करने का क्या पर्पस है और उसका क्या यूटिलाइजेशन है। एंड थर्ड चीज कि हम जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, मार्केट में जितने भी इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, तो उनकी टेस्ट सीरीज को हम किस तरीके से सॉल्व करें या कहें उस सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए एक नए एस्पायरेंट के लिए या फिर एक अनुभवशील एस्पायरेंट के लिए, ताकि हम यूपीएससी के प्रीलिम्स को काफ़ी अच्छे से टैकल कर सकें। और जब आप ये तीनों बातें समझ जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स को आप कुछ हद तक इनकोड कर पाते हैं। अर्थात ये सब के सब एक सहायक उपकरण होते हैं जो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी में उपयोगी होते हैं। इन तीन से भी जो सबसे बड़ी चीज़ निकल आती है वो ये कि जब आप इन तीनों चीज़ों को कवर करते हैं तो आपके अंदर एक थिंकिंग कैपेसिटी बिल्डअप होती है। और वास्तव में सारा खेल इस एग्ज़ाम में आपकी इसी थिंकिंग कैपेबिलिटी का है। चाहे आप प्रीलिम का एग्ज़ाम दें या फिर आप मेंस का एग्ज़ाम दें या फिर आप इंटरव्यू का एग्ज़ाम दें, आपके अंदर अगर थिंकिंग है तो आप यूपीएससी को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। बट आप में से कई सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न रहता है कि जब हम एमसीक्यू भी लगा लेते हैं, बैक ईयर भी लगा लेते हैं, टेस्ट सीरीज भी लगा लेते हैं, तब भी हमारे अंदर थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं होता है। तो आज हम अपने इस पूरे के पूरे वीडियो के सेगमेंट में बेसिकली इन्हीं चारों पॉइंट्स पे बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारा एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बैक ईयर के प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज को बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज किया जा सकता है और साथ ही ये भी बताएंगे कि हम अपनी थिंकिंग की कैपेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक देखेंगे। आप एंडिंग पॉइंट तक देखिएगा, ये मेरा विश्वास है कि आपका किसी भी तरीके का टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस पे बहुत ही रिसर्च करके आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आपने अभी तक शायद नहीं सुनी होगी। और जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा उन सब को विद प्रूफ में वैलिड भी कर दूंगा कि हाँ, जो मैंने आपको बातें बताई वो कितनी सार्थक हैं और कितनी वास्तव में उपयोगी हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके हर एक चीज को कवर करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला जो हमारे मन में जो प्रश्न है वो क्या है, वो है एमसीक्यू को लेके। एमसीक्यू किस चीज के, किसी भी तरह से। अगर आप हमारी एकेडमी से जुड़े हैं, आप श्री आईएएस से जुड़े हैं, तो आपको पता है कि श्री आईएएस आपको लगभग डेली 30 एमसीक्यू जीएस के प्रोवाइड कराती है। इन जीएस के एमसीक्यू में 10 एमसीक्यू किसी सब्जेक्ट के होते हैं, अगले 10 एमसीक्यू किसी सब्जेक्ट के होते हैं और जो अगले 10 एमसीक्यू होते हैं वो आपके करंट बेस्ड होते हैं। यानी कि पूरे दिन में हम आपको 24 घंटे में 30 एमसीक्यू देते हैं, 3 डेज में हम आपको 90 एमसीक्यू देते हैं। और आप सोच लीजिए कि 3 × 30 अगर हम आपको 900 एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं। और लगभग हमारे इस समय 1000 एमसीक्यू 2022 की प्रीलिम्स के लिए हो चुके हैं। 2021 का भी अगर आप ऐड कर देंगे तो लगभग 11,000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा डेली का प्रोसेस होता है। आप में से जो भी बच्चे एमसीक्यू के ग्रुप से ना जुड़े हों वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक की मदद से जुड़ सकते हैं। अलग अलग सारे ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा इसमें सेगमेंट होता है वो होता है सीसैट को लेके। सीसैट के बारे में भी हमने
एमसीक्यू की सीरीज चलाई है। जैसे हम इसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन देते हैं जो कि डेली 10 कॉम्प्रीहेंशन होते हैं और लगभग 70 से 140 तक आपको हर एक टॉपिक का, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर आपका मैथ हो, उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न देते हैं। तो ये भी एक तरीके का एमसीक्यू ही माना जाता है। तो एक हमारा ये सेगमेंट चलता है जो आपकी किसी ना किसी तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी में बूस्टअप प्रोवाइड करता है। ठीक, दूसरा हमारा जो सेगमेंट चलता है वो है बैक ईयर प्रोसेस। बैक ईयर का मतलब है कि हम आपको ये कहते हैं कि 2021 से लेके 2011 तक, यानी कि बैक में जाइए ना, बैक ईयर, यानी कि 2011 से 2021 से लेके 2011 तक, चाहे आप दृष्टि आईएएस का परचेस कर लें या फिर आप दिशा आईएएस का परचेस कर लें या फिर यूथ का कर लें, मेरी तरफ से जो प्रेफर रिकमेंडेशन है वो दृष्टि आईएएस का। इसलिए नहीं कि दृष्टि आईएएस से मेरा कोई संबंध है, बल्कि इसलिए कि दृष्टि आईएएस में जो करेक्शन है, ऑथेंटिक आंसर की को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है और साथ ही उनका जो एनालिसिस है और उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में उनके द्वारा दिए गए मटेरियल हैं वो काफ़ी बेहतरीन है अन्य की तुलना में। इसलिए मैं कहूँगा अगर आपके पास कोई है तो कोई बात नहीं, जो भी है रहने दीजिए। ठीक है, तो ये बैक ईयर यहाँ से कैसे सॉल्व करना होता है इसमें भी हम आपको बताते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तीसरा जो बात आती है वो बात आती है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज आप मार्केट से कोई भी परचेज करते हो, लाइक विजन की करते हो, आप आईएएस बाबा की करते हो, आप दृष्टि की करते हो, आप इनसाइट की करते हो, कोई भी करो टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप इन चारों को एक साथ करो। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है केवल कोई एक कर लो और मैं बताऊंगा अभी कि आपको कैसे करनी चाहिए। ठीक है, चौथा जो हमारा पोर्शन है वो ये कि इन एमसीक्यू, बैक ईयर और टेस्ट सीरीज के अलावा एक और चीज मैंने आपको बोली थी प्रीलिम के लिए, वो थी घटना चक्र। घटना चक्र वास्तव में एक ऐसी कंपाइल्ड, आप कह सकते हो नोट है, या कहें एक कंपाइल ऐसी गाइड है, बुक नहीं बोलेंगे क्योंकि बुक अलग हो जाती है, गाइड अलग हो जाती है। तो एक ऐसी कंपाइल गाइड है जिसमें लगभग स्टेट पीसीएस और अदर गवर्नमेंट के या कहें यूपीएससी के जो एग्जाम पे आधारित प्रश्न होते हैं प्रीलिम्स या मेंस से संबंधित, उनको वो कंपाइल कर देते हैं। तो इससे ये फायदा होता है कि कई बार हो सकता है कि जो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया हो या जो क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया हो या यूपी पीसीएस में पूछा गया हो, उसी का नेक्स्ट वर्जन यूपीएससी अपने एग्जाम में पूछ सकती है। तो उसके लिए काफ़ी उपयोगी होता है। अभी हम ये सब कुछ आपको दिखा देंगे कि वास्तव में घटना चक्र क्या होती है और इसको लगाना कैसे। अभी तो हम इंट्रो आपको करा रहे हैं कि हम आपको प्रीलिम्स के संबंध में एमसीक्यू कैसे सॉल्व कराते हैं, यानी कि कितना कुछ हम आपको देते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ आपके जुबान में रट जाए। ठीक है, तो आप ये एमसीक्यू का सारा पैटर्न और ये सारा प्रोसेस आप समझ गए। चलिए, जब इतनी बातें आप समझ गए तो अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं मेन चीज़। मेन क्या है? मेन है कि जब हमने आपको एमसीक्यू भेज दिया तो आप में से अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि जो ही क्वेश्चन आपने देखा उसको टिक कर दिया। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने थोड़ी सी थिंकिंग की हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों का जो ये आंसर है गलत हुआ हो तो उन्होंने उसे एक अलग से कॉपी में नोट कर लिया हो, या हो सकता है कि उन्होंने उस क्वेश्चन से संबंधित बाद में कहीं पे डिटेल्ड उस चीज़ को पढ़ा हो। ये कई सारे प्रोसेस हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब के सब यही प्रोसेस अपनाएं। कई बच्चे होते हैं कि उन्होंने बस क्वेश्चन देखा, टिक मारा, गलत हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए। लेकिन ये सबसे गलत तरीका है। आप क्वेश्चन देखें और उस क्वेश्चन को देखें या सॉल्व तभी करें जब आपको उस टॉपिक की या उस टॉपिक को कभी आपने पढ़ा था किसी क्लास में, उसी की थिंकिंग से संबंधित क्वेश्चन हो तभी सॉल्व करें। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हम आपको जो ये डेली एमसीक्यू भेजते हैं ये वास्तव में ऑलरेडी क्लास जो हो चुकी होती हैं, जो टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके होते हैं, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपने बिना टॉपिक पढ़ा हुआ किया।
अब अगर आपने जब ये क्वेश्चन किया और आपने उस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ा था, उसका आपने ऑलरेडी नोट्स बनाया था, उसको आपने कई बार रिवाइज किया था, फिर आपका अगर ये एमसीक्यू गलत होता है तो आप उस गलती को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आखिरकार इस एमसीक्यू में वो कौन सा की पॉइंट था जिस कारण हमारा ये एमसीक्यू गलत हो गया, और उस गलती को एक रफ पेज में या एक छोटी सी बुकलेट बना लें, वहां पे लिख लें। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी आपको एक एमसीक्यू दिया और उस एमसीक्यू में मैंने ये नहीं पूछा कि सत्य है, मैंने ये पूछ दिया कि सत्य नहीं है, ठीक है, और आपने काफी तेजी से उसको पढ़ा और आप समझते थे कि सत्य है पूछा है, तो अब आप अपनी इस रफ कॉपी में क्या गलती लिखेंगे कि हमने जल्दबाजी में नहीं शब्द नहीं देखा, ठीक है। ऐसा जब आप करेंगे और 30 एमसीक्यू जो आपको डेली मिलते हैं उनमें मैं मानकर चलता हूं कि आप 2 से 3 बार ऐसी छोटी मोटी कोई गलती करेंगे, उन गलतियों को यहाँ पे लिख लिया करो एक कॉपी में, और नेक्स्ट डे जब आप एमसीक्यू लगाने के लिए बैठें तो उन गलती वाले पेज को एक बार देख लो कि अच्छा कल ये 3 गलती हुई थी, आज नहीं करनी है। हो सकता है कि जब आप आज बैठेंगे तो फिर आपको 2 से 3 गलती नहीं मिल जाए, मान लीजिए कोई 2 गलती और मिल गई। 2 गलती क्या मिल गई आपको? गलती ये मिल गई कि आपने देखा था कि राज्य विधानमंडल पे प्रश्न पूछा है और आपके दिमाग में क्या चल रहा था? विधान परिषद, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे गलती लिखेंगे कि प्रश्न को पढ़ते वक्त दिमाग में एक गलत धारणा बन गई। और ऐसा जब आप करेंगे, ये जो छोटे छोटे की पॉइंट्स सब लिखेंगे, अपनी मिस्टेक्स को लिखेंगे, तो होगा क्या कि आप अगले 30 डेज में कुछ नहीं तो 30 मिस्टेक्स तो ढूंढ ही लेंगे, और उन 30 मिस्टेक्स को जब ढूंढेंगे तो उनमें कुछ नहीं तो 20 को तो इम्प्रूव कर ही चुके होंगे। अब आप सोचिए, और नेक्स्ट अगर 4 से 5 मंथ में आप अपनी टोटल 100 मिस्टेक्स में 80 मिस्टेक्स भी रिजॉल्व कर पाते हैं, उसे दूर कर पाते हैं, तो आप ये मानकर चलना कि यूपीएससी के एग्जाम में आप काफी करीब हो जाएंगे। क्योंकि होता वहां पे यही है कि हम कई बार जो चीज देख रहे होते हैं, हमारी नजरें वो कॉन्सेप्ट माइंड को मैसेज नहीं कर पाती। आप में से जिन बच्चों को थोड़ा बायोलॉजी के बारे में पता हो, मानव की शारीरिक संरचना के बारे में पता हो, तो आपको पता हो कि हमारी जो आईज हैं वो जब किसी चीज को देखती हैं तो वो माइंड को मैसेज भेजती हैं। तो उस मैसेज के प्रोसेसर में जो दिक्कत आती है उसको ये दूर कर देगी और डायरेक्ट आपकी आईज और आपके माइंड को एक साथ कांटेक्ट में रखेगी, जिससे आपके एमसीक्यू की मिस्टेक्स काफी कम हो जाएंगी। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप कोई भी एमसीक्यू मान लीजिए आपने देखा, पहले इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप मुझे लगता है जहां तक समझ गए हैं, ठीक है। तो देखिए आप क्या करें, आप ये करें कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एमसीक्यू एक देखा और वो एमसीक्यू जब आपने देखा तो वो आपके टॉपिक से पढ़ा हुआ नहीं था, ठीक है, वो आउट ऑफ टॉपिक था। तो आप क्या करें, एक तो आउट ऑफ टॉपिक था, आप उसको टिक करने की कोशिश करें, सॉल्व करने की, ठीक है। और अगर सही भी हो जाता है तो भी उत्साहित मत हो, आप उसी क्वेश्चन को एज अ आंसर के फॉर्म में लिख लें किसी एक कॉपी में। क्यों? क्योंकि वो आपको आता नहीं था, आपने उस पर तुक्का मारा और आपने उसको पढ़ा नहीं। तो एक आपकी कॉपी ऐसी बन जाएगी जिसमें वो सारे क्वेश्चन होंगे जो आपने कहीं पढ़े नहीं थे, पहली बार आपने देखा था और आपने उसे लिख लिया। अब लिखोगे कैसे? आपके दिमाग में आएगा कि एज इट इज क्या एमसीक्यू हम उतार लें, मतलब क्वेश्चन वाली लाइन उतारें, फिर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। नो, ऐसा नहीं करना है। आपको इस क्वेश्चन वाली लाइन के साथ में इसका जो सही आंसर है उसको ऐड कर लेना है। जैसे क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने कभी भी नहीं की, और आपको दे दे दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूल, और आपको CR दास के बारे में दे दे, और आपको दे दे बाल गंगाधर तिलक। अब आपको पता है कि तिलक साहब ने कभी भी अध्यक्षता नहीं की थी,
तो आप क्या लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक ने कभी भी सहभागिता नहीं निभाई। वन लाइनर आपका फैक्ट हो गया। इसको लिख लो एक अलग कॉपी में। कहने का मतलब ये कि आप अपने आप को कॉपियां अलग अलग बनाओ। आप जब आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो आप एक चीज पढ़ते होंगे, डिपार्टमेंटल सिस्टम, विभागी। विभाग का मतलब ही होता है कि हर चीज को हम अलग अलग पोर्टल में, अलग अलग फोल्डर में कन्वर्ट कर दें, जिसका जो काम है वो करे। तो ऐसे जब अलग अलग आपकी कॉपियां बन जाएंगी, 5 से 7 कॉपियां ऐसी बन जाएंगी अलग अलग टॉपिक्स की, मिस्टेक्स की मान लो आपकी बन गई, होमवर्क की आपकी बन गई, हॉट टॉपिक की बन गई, प्रीलिम पैट की आपकी बन गई, आपकी एमसीक्यू की बन गई। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी आगे तक ले जाएंगी और बहुत कुछ आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। अभी बाद में आपको बताएंगे प्रीलिम पैट क्या होता है, हॉट टॉपिक क्या होता है, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न आ गया होगा कि हॉट टॉपिक क्या होता है एंड प्रीलिम पैट क्या होता है। हॉट टॉपिक तो जानते ही होंगे बट प्रीलिम पैट नहीं पता होगा, बता देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी 5 से 6 कॉपियां बनाइए। कॉपियां जो हो वो काफ़ी पतली हो, मतलब A4 की नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, या आप डायरियां बना लें, जो भी आपके पास घर में पड़ा है, या आप एक काम करें कि लगभग 20-20 A4 के पेज को निकाल के उनको स्टेपल कर लें, उनकी कॉपियां बना लें और वहां पे ये 1 लाइन शॉर्ट में राइटिंग ऐसी हो केवल आप पढ़ सकें। उस राइटिंग को इतना बेस्ट मत बनाओ डिज़ाइन करके, डेकोरेट करके, क्योंकि हमें उसको यूज एंड थ्रो करना है, हमें केवल पढ़ने के लिए वो चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो इससे आपके एमसीक्यू काफ़ी बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएंगे और आप इन 30 एमसीक्यू को आगे चल के काफ़ी अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। एक काम और कर सकते हैं क्या, कि जब हम आपको ये डेली 30 एमसीक्यू भेजते हैं तो हर एक एमसीक्यू किसी ना किसी टॉपिक से ही रिलेटेड होता है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि 10 एमसीक्यू हम आपको करंट से भेजते हैं, 10 एमसीक्यू हम आपको किसी सब्जेक्ट से भेजते हैं, जैसे मान के चलिए पॉलिटी से भेजते हैं, 10 एमसीक्यू हम आपको मॉडर्न से भेजते हैं। अब जब हम ये 10 आपको एमसीक्यू करंट से भेजेंगे तो ये क्लियर है कि या तो वो जनवरी का होगा, फरवरी का होगा, मार्च का होगा, जो भी होगा वो आपको पता ही होगा कि जनवरी चल रही है तो जनवरी का होगा, फरवरी चल रही तो फरवरी का होगा। तो आप क्या करें, जब इन 10 एमसीक्यू ये जब आ जाएं, ठीक है, इनको सॉल्व करें, गलत हो जाए कुछ भी हो जाए, उसके बाद फिर अपनी जनवरी की करंट की नोटबुक में जाएं, वहां पे उसी एमसीक्यू जो पूछा गया है उस टॉपिक पे ऐसे क्यू बना दें, यानी कि इंपॉर्टेंट है, या आप ऐसे आईएमपी लिख दें। तो इससे एक और ये फायदा कि जब आप अपना जनवरी का कभी करंट का नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे एक बार एमसीक्यू बना था और इस एमसीक्यू को मैंने एक बार गलत किया था या सही किया था, और ये जब एमसीक्यू बना था तो इस लाइन पे एमसीक्यू बना था। तो आप फिर कभी भी भूलेंगे नहीं और वो करंट जो होगा आपका एक तरीके से कई बार चैन के माध्यम से जुड़ जाएगा, जिसको बोलते हैं हुकिंग टैग सिस्टम। ये एजुकेशन का हुकिंग टैग सिस्टम है जो नॉर्मली पेंसिल्वेनिया, ऑक्सफोर्ड एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यूज किया जाता है उन बच्चों के ऊपर जो रिसर्च करते हैं। वो अपनी हर एक चीज को एक दूसरे से इंटरलिंक करने का प्रयत्न करते हैं ताकि उनका जो निष्कर्ष निकले या जो रिजल्ट निकले वो उचित निकले, उसमें किसी भी तरह की विफलता या किसी भी तरीके का दुष्परिणाम न निकले। ठीक है, तो ऐसा जब आप करेंगे तो आपके ये डेली 30 एमसीक्यू काफी बेस्ट साबित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ गए। अब दूसरा हमारा आता है बैक ईयर का सेगमेंट। बैक ईयर क्या है मैं भी आपको बताता हूं और दिखा भी देता हूं। आपकी मर्जी हो तो आप मार्केट से परचेज कर लेना, नहीं तो जो भी है उसमें वो चीज लाने की कोशिश करना जो इस बैक ईयर में है। ठीक है, तो हम आपको पहले बैक ईयर दिखा देते हैं, है ना, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। ये दृष्टि आईएएस का बैक ईयर है जो अभी आया है नया, और मैंने अभी इसको मंगाया था, कल ही मैंने अपना मंगाया है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एडिशन 1, 2, 3, 4 इनके सारे एडिशन है मेरे पास, क्योंकि मैं हर बार नया ही कुछ मंगाता हूँ। तो ये एडिशन जब मैंने मंगाया तो मैंने भी नहीं देखा, तो एक सबसे बड़ी इसमें दिक्कत क्या है कि इस एडिशन में केवल GS1 को ही शामिल किया गया है, जो कि अच्छी भी चीज़ है।
GS2 को इन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि मैं आपको GS2 ऑलरेडी ही पढ़ाऊंगा। तो GS1 का इसमें 2011 से 2021 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, आपके पास दृष्टि का नहीं है या दिशा का है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने दिशा का भी नहीं है, दृष्टि का भी नहीं है, तो आप दृष्टि का परचेज कर लें और जब मार्केट से परचेज करें तो इसी को करें, पुराने वाले को मत करें। पुराना वाला भी हम दिखाएंगे, ये देखो छठा संस्करण यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 2011-2021 लिखा है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर का भी दिखाएंगे, वो है ये घटना चक्र, ठीक है। ये बुक्स भी आपको परचेज करनी है, 2021 की हैं, ठीक है, आपको इनको परचेज करनी। PDF देखो, मैं यही आपसे कहूँगा कि UPSC की तैयारी में कुछ पैसा का मतलब जब इतनी आप तैयारी कर ही रहे हैं हमारे साथ तो कुछ पैसा इन्वेस्ट करें। कुछ का मतलब बस ये मान कर चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1500 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे अभी बताते हैं आपको। एक तो प्रीलिम के लिए ये घटना चक्र हिस्ट्री की लेनी ही लेनी है, कंपलसरी है, ठीक है। मोटी होती खूब, लगभग 350 के आसपास या 400 के आसपास आपको मिलेगी। दूसरा आपको ये भूगोल की घटना चक्र लेनी है। भूगोल में क्या किया अब की बार घटना चक्र वालों ने कि इन्होंने भूगोल और प्लस इन्वायरमेंट को एक साथ मिक्स कर दिया है, तो ये भी लगभग 350 के आसपास ही आपको मिल जाएगी, ठीक। ये और ये इन्वायरमेंट, ठीक है, 2 हो गई आपकी। और ये है लास्ट आपकी किस चीज़ की, पॉलिटी की, ये, ठीक है, ये लगभग 200 के आसपास है। मैं मान के चल रहा हूँ 4 3 7 2 900 रुपए की ये तीनों बुकलेट आपको मिल जाएंगी और लगभग आपको 250 से 300 का दृष्टि का बैक ईयर आपको मिल जाएगा। तो 9 3 1200 रुपये ये आपके हो गए, बस इससे ज़्यादा आपको खर्च ही नहीं करना है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपके पास हों, ठीक, यानी कि एक ये इतिहास की हो, ये भूगोल एवं पर्यावरण की हो और एक ये भारतीय राज्य व्यवस्था हो, ठीक है, और लास्ट वाली ये आपकी दृष्टि की प्रीलिम्स की हो। ये 4 बुकलेट आपके पास प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, मेरे साथ तैयारी करने के लिए होनी ही चाहिए। इनको कैसे यूज करना अभी आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये हो, अब बात आती है कि अंदर से कैसे दिखती है। तो ये जैसे दृष्टि का है आपका, ये 5वां संस्करण था, तो ये अंदर से कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे हम आपको एक एक करके चीज़ दिखाते रहते हैं। ये आपको ऐसे मिलेगा और ये टॉपिक वाइज है, जैसे भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था, भारत एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सामान्य विज्ञान एंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एंड लास्ट विविध, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए इसको कैसे पढ़ना होता है, मैं जो आपको तरीका बताता हूँ वो ये, मान लीजिए आपने मॉडर्न इंडिया हमसे क्लास की, ठीक है, तो आप क्या करें, जो ही मॉडर्न इंडिया आपकी कंप्लीट हो जाए, मान लो हमने मॉडर्न इंडिया आपको 8 पार्ट में कंप्लीट करा दिया, तो मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करने के बाद आप मॉडर्न इंडिया के सारे सेगमेंट यहाँ से देख के कवर कर लें। कैसे कवर करेंगे अभी बताएंगे, ठीक। मान लो मैंने आपको इंडियन पॉलिटी अपने 13 पार्ट में कवर करा दी, तो अब जब एक बार इंडियन पॉलिटी हो गई आपकी, तो आप दोबारा इंडियन पॉलिटी के इस बैक ईयर के प्रश्न पत्र को देख लें। कैसे देखना भी बताएंगे, रुकना है, अचानक स्किप मत कर देना, ठीक है। फिर आप इसी तरह से ज्योग्राफी का देख लें, ऐसे ही आप एनवायरनमेंट का देख लें, ऐसे ही आप इकोनॉमी का देख लें और ऐसे ही आप साइंस टेक का देख लें। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे आपको साइंस नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? क्योंकि साइंस अब उतनी अच्छी नहीं आती है और दूसरी चीज जो साइंस आती भी है वो या तो करंट बेस होती है या तो आउट ऑफ बॉक्स होती है, यानी कि उसके क्वेश्चंस को या तो हमें छोड़ देना चाहिए या तो थिंकिंग बेस अपनाना चाहिए। उसके लिए हमारी एक सीरीज चलती है जिसको हम ट्रिक्स और टैक्टिक्स बोलते हैं। जब भी आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और आप हमसे अगर जुड़े रहेंगे तो हम आपको लगभग 8 से 10 वीडियो ट्रिक्स और टैक्टिक्स के भेजेंगे। वो ट्रिक्स और टैक्टिक्स के जो वीडियो होंगे वो आपको, जैसे मान लीजिए आप 40 तक पहुंच गए प्रीलिम्स की एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम हॉल में, तो 40 के बाद 80 तक कैसे पहुंचना है ये वो बताते हैं। और वो बहुत ही अद्भुत वीडियो हैं। आप में से कई सारे बच्चों ने जब प्रीलिम दिया था तो इसका इस्तेमाल किया था और इसका सकारात्मक उनको इम्पैक्ट भी दिखा था, ठीक है, तो वहां बताएंगे। अब बात आती है कि हमने मान लीजिए हिस्ट्री कर लिया, पॉलिटी कर लिया एंड ज्योग्राफी कर लिया, क्या इन्वायरमेंट की क्लास करने के बाद इन्वायरमेंट का करेंगे?
क्या साइंस टेक की क्लास करने के बाद साइंस टेक का करेंगे या इकोनॉमी की क्लास करने के बाद इकोनॉमी का करेंगे? तो नहीं, इसको केवल देखना है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट हो, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी या इकोनॉमी या साइंस टेक, ये तीनों से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 90% करंट बेस्ड होते हैं। तो इसलिए आपको जो मैंने एनवायरनमेंट पढ़ाई, आपको मैंने जो इकोनॉमी पढ़ाई, आपको मैंने जो साइंस टेक पढ़ाई, वो करंट वाली नहीं पढ़ाई है। मैंने आपको इन तीनों का केवल बेस पढ़ाया था, जो ट्रेडिशनल है, जो एक जमाने में कभी आता था, अर्थात 2011 से 2014 के मध्य जो आता था वैसा पढ़ाया। और वो इसलिए भी पढ़ाया क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आप करंट अफेयर्स में हमसे फिर इकोनॉमी नहीं पढ़ पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। तो जब आप हमारी ट्रेडिशनल की वो क्लास कवर कर लेते हैं और करंट अफेयर्स की हमारी क्लास सब करते हैं, तब आपका ये तीनों के तीनों सेगमेंट कवर होते हैं। आप में से कई सारे बच्चे जब हमसे पूछते हैं कि क्या आपने एनवायरनमेंट अपने उसी 13 पार्ट में, 9 पार्ट में, 12 पार्ट में कवर कर दिया, या इकोनॉमी को आपने क्या 9 पार्ट में कवर किया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने 100% किया है। हम वहाँ पे केवल 40% करेंगे, बाकी का 60% सेगमेंट करंट में ही होता है। तो हम इसीलिए हर चीज़ को आपके ऊपर प्रेशर ना बने, क्योंकि हम वही चीज़ आपको करंट में भी कराएं फिर ट्रेडिशनल में भी कराएं तो अच्छा नहीं रहता, रिपीट ना हो चीज़ें। जो करंट की है वो करंट में करेंगे, जो ट्रेडिशनल की वो ट्रेडिशनल में करेंगे, और मैंने आपको कवर करा भी दिया है, ठीक है। तो ये जब करंट आप करते हैं तब आप करें, लेकिन आप इनको देखें जरूर कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा इकोनॉमी में रिपोर्ट पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या बैंकिंग प्रणाली पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन्फ्लेशन पे ये क्वेश्चन बन सकते हैं, या शेयर मार्केट पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इतना बस थिंकिंग करें और उतना ही आपके लिए बस ज़रूरी है, उससे ज़्यादा आपके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और यही साइंस टेक में होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। तो अब करते क्या है कि देखते हैं कि क्वेश्चन करना कैसे चाहिए, ठीक है। फिर हम टेस्ट सीरीज पे भी आएंगे इसके बाद। तो जैसे आप ये देखिए, जब भी आप बैक ईयर ओपन करेंगे तो आपको ऐसे पेज मिलेंगे, ठीक है। सारे टॉपिक आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। इसको थोड़ा हम बैक करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके के आपको पेज मिला करेंगे। तो आप लोग क्या करें कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है किसी भी बुक को पढ़ने की, हम लोग क्या सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम हमने बुक देखा, फर्स्ट टाइम हमने कोई बुक पढ़ा और एक ही बार में हमें वो बुक समझ में आ जाए। ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है और सबसे बड़ी बेवकूफ़त है, जो हमें समझते हैं कि एक बार में ही हमें आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा। कई बार जब पढ़ेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करें कि जब भी ये बुक आप देखें तो सबसे पहले इस बुक के इन क्वेश्चन को सिर्फ देखें। फर्स्ट टाइम जो आपकी रीडिंग हो केवल इन प्रश्नों को देखने भर की हो। देखने का मतलब ऐसे, अच्छा कला एवं संस्कृति 2020 में आया है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द कुछ भी नहीं लगाना है, यानी कि पेंसिल पेन का इस्तेमाल नहीं करना। वो तो मैं कर रहा हूं, आपको नहीं करना है फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति, वेदों के प्राधिकार, परिपूर्णताएं, आरंभिक मध्यकालीन। अरे भाई बड़ा टफ क्वेश्चन है, ये थिंक करना है, इंटरेस्ट जगाना है, इस किताब के प्रति लगाव जगाना है, ठीक। अब जब आपने ऐसा किया फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन देखा, एंड सेकेंड टाइम जब आप इस किताब को पढ़ने के लिए बैठे तो आप फिर से यही देखेंगे। सेकेंड टाइम का मतलब जब ये पूरी किताब आपने पढ़ ली 225 पेजों की, फर्स्ट टाइम एक रीडिंग मार दी, तो अब आपको पता चल गया कि पूरी किताब में इतना ही सब कुछ है, तो आपका एक बाउंड्री ये बन गई 225, ठीक। तो आप क्या करें यहाँ पे, मैं जो करता हूँ वो ये कि इन 225 पेजों को आप ना तो 20-20 करके पढ़ो, ना तो 30-30 करके पढ़ो, इनको पार्ट में बांट लो। कैसे? जैसे देखो ये 2020 दिया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे, फिर अगले पेज में 2019 आ जाता है, ठीक है, फिर अगले ही पेज में आपका 2018 आ जाता है, ठीक, फिर अगले ही पेज में आपका 2017 आ जाता है, और फिर अगले पेज में 2016 आ जाता है, यानी कि लगभग 4 पेज में आपके 2020 से 2016 आ जाता है, ठीक। तो आप पूरे के पूरी इस बुक को ऐसे ही डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करोगे? ऐसे करो, ठीक।
मान लो ये आपकी है आर्ट एंड कल्चर, ठीक, आर्ट एंड कल्चर। तो आप यहाँ पे क्या करो, पेज नंबर हर बुक में पढ़ा होता है, तो डाल दो 4 नंबर पेज से लेके 7 नंबर पेज तक। और आपको इतनी तो समझ होगी 4 से 7 का मतलब है 2020 से लेके 2016 तक। ऐसे ही ये एक दिन का प्रोग्राम रखो कि एक दिन हमें इतना करना है, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल जरा जरा सा। अगले दिन रखो 8 पेज से लेके 15 पेज तक, ठीक है, इसका देख लो। फिर देख लो 16 पेज से लेके आपका 24 पेज तक। ऐसे करके छोटा छोटा गोल, मतलब केवल 5-5, 6-6 पेज का। सेकेंड टाइम आप ऐसे पढ़ें, और जब आप सेकेंड टाइम ऐसे पढ़ रहे हो तो एक काम करना, पेंसिल जरूर रखना पतली, ठीक है। उस पेंसिल से इन वर्ड को बस ऐसे गोला मार देना। और ये कभी मत करना कि जैसे मान लो पारमिता शब्द का सही वर्णन है और सी देखा और टिक्का ऐसे मार दिया। ये नहीं करना है कभी भी, चाहे आप 5 बार पढ़ो चाहे 6 बार पढ़ो, ये कभी नहीं करना, टिक्का मारना है। ये एसएससी या अदर एग्जाम्स जो होते हैं जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको रटना ही होता है, उनके लिए, आपके लिए नहीं है। तो आप यहाँ पे ये कभी भी नहीं बजाएंगे, ठीक है। आप पेंसिल लेके बैठें। आप जब पेंसिल लेके बैठेंगे तो क्या होगा कि आप इसको पढ़ रहे होंगे, और जब पढ़ें तो ऐसे अंडरलाइन मत करना पेंसिल से सब में, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। मैंने कई गंदे बच्चों को देखा है, वो ऐसे ही करते रहते हैं पूरी, ये बहुत खराब चीज़ है, ठीक है। हाईलाइट का मतलब ये होता है कि वो वर्ड जिसने आपको प्रभावित किया। तो आप यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं और आपने देखा कि पारमिता शब्द के बारे में बात की गई, तो आप पारमिता को ऐसे नीचे बस एक अंडरलाइन कर दें पेंसिल से, एक बार में, दिखे या ना दिखे, ठीक। आगे इसको पढ़ें ऐसे कि सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापार श्रेणियां। आपने जब क्वेश्चन देखा फर्स्ट टाइम, ठीक, आपको नहीं पता चला, आप तुरंत आए और इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ें। तो आप पढ़ेंगे क्या कि बौद्ध धर्म में परिपूर्णता या कुछ गुणों का चरमोन्नयन की स्थिति को पारमिता या पारमी कहा गया पाली में। अब आपने इसको अंडरलाइन ऐसे कर लेना है, ठीक है, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। अब यहीं पे आप थिंकिंग करो, क्योंकि आपने क्लास कभी ना कभी पढ़ी थी, तो थिंक करो बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा। क्या थिंक करोगे कि अच्छा महात्मा बुद्ध के समय ये हुआ था, महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य ये हैं, महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म इन संप्रदायों में बट गया था, महात्मा बुद्ध के बाद ये संगीतियां हुई थी, महात्मा बुद्ध के समय ये स्तूप बने थे, बौद्ध की मूर्तियां गांधार और मथुरा और अमरावती कला में बनी थी, बौद्ध जो धर्म था उसमें चैत्य और विहार इंपॉर्टेंट थे। अगर आपकी थिंकिंग जहां तक है, ठीक, महायान में अच्छा बोधिसत्व होता है, और आप देख लो यहाँ बोधिसत्व है, यहाँ अंडरलाइन तुरंत ऐसे कर लो। ये सेकेंड फेज में करो अगर आपका लेवल अच्छा है, नहीं है तो फर्स्ट सेकेंड टाइम में भी ऐसे ही आप बस केवल पढ़ के इतनी अंडरलाइन करके छोड़ दो। थर्ड टाइम जब आओ फिर पेंसिल लेके, तब इतनी थिंकिंग करो, इमेजिन करो, और यहीं पे सब कुछ सोच लो। और अगर आप बेस्ट बनना चाहते हो, और मेरी जितनी भी बुक्स होती हैं वो ऐसे ही खराब होती हैं कि मैं यहीं पे सब फिर लिख लेता हूँ कि अच्छा वज्रयान तांत्रिक से संबंधित, महासंगिक, अच्छा महायान संप्रदाय, यहाँ पे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, चैत्य और महाविहार, यहाँ पे गांधार कला, अच्छा गांधार में ये सिस्टम था, मथुरा मूर्ति कला में ये बातें थी, मतलब की पॉइंट्स उनको नोट कर लो, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है बोधिसत्व, इसको ऐसे क्यों बना दो, में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्यापारिक श्रेणियां हैं, आपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा कि नाना देशी मणिग्रामम, ये क्या है व्यापारिक श्रेणियां। तो इससे क्या हुआ कि एक क्वेश्चन पे आपने जब 5 से 10 मिनट इन्वेस्ट कर दिए तो आपने लगभग 10 नए क्वेश्चन को इवेंट भी कर लिया, और उस इनोवेशन से आपने जो खोजा तो क्या खोज लिया कि व्यापारिक श्रेणियां, बोधिसत्व, प्राचीनतम धर्मशास्त्र। अब दार्शनिक आपने देखा, दार्शनिक संप्रदाय आपने देखे, तो अचानक मन में प्रश्न आ जाए कि भारत में दर्शन से संबंधित कौन कौन से संप्रदाय हैं। तो आप देखेंगे सांख्य है, योग है, ठीक है, मीमांसा है। ऐसे थिंकिंग करो। कहने का मतलब कि एक प्रश्न ही आपको इतना सब कुछ करा देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते, पूरा का पूरा सिलेबस भी आपको कंपाइल कर देगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आपने बेसिक क्लास कवर की हो मेरी,
खुद से आपने कई बार रिवाइज किया हो, एमसीक्यू आप लगाते हो और मेहनत करते हो, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपने सेकंड प्रश्न देखा, क्या देखा कि यानी कि फर्स्ट टाइम तो वही करना है ना, फर्स्ट टाइम रीडिंग करना है पूरा, कोई टिक्का विक्का नहीं मारना है कहीं पे। सेकंड टाइम पेंसिल लेनी है, क्या दिया है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। आपने देखा कि अच्छा सी सही है, ठीक है, आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, चेक करना है क्या कि ये तीनों सही हैं, तो हाँ पता चल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएंगे। अब ये सोचना है कि पाणिनि को हमने कहीं सुना है, इन्होंने व्याकरण लिखी है। अमर सिंह को हमने कहीं सुना है, इन्होंने अमरकोश लिखा है। कालिदास को हमने पढ़ा है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। अब कालिदास की वो सारी रचनाएं याद कर लो यहाँ पे। हर्षवर्धन को हमने सुना है, मौखरी वंश के शासक थे। पुष्यमित्र शुंग को हमने सुना है, इनके समय में काफी सारे उस समय चारण भाट या कह सकते हो प्रशस्ति परक लोग भी मिले। हमने ये भी सुना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते थे। ऐसे गेस करो, इनके प्रशासन को देखो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो आप पढ़ते हैं एक तरीके का जिसको नवरत्न हम बोलते हैं, तो वैसे नवरत्न में कौन कौन थे, कालिदास तो थे, और कौन कौन लोग थे उनको गेस करो। सुश्रुत कौन थे, वारामिहिर कौन थे। ये जब पढ़ लेते हैं ना आप कोई टॉपिक, ऐसा ही आपको पॉलिटी में करना है। मैं तो आपको हिस्ट्री एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, मैं एंशिएंट तो आपको पढ़ाऊंगा ही, थिंकिंग भी कराऊंगा ऐसे ही, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि कोई भी एमसीक्यू आपको ऐसे देखकर करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, आप इसी को अंडरलाइन कर लो। अब संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार थे, तो आपके मन में आ जाए यहाँ पे तुरंत नाटक लिख लो बहुत सारे। अच्छा होता क्या ना, ये जो लाइनें होती हैं जो इतनी इतनी खाली होती है ना, पेज के नीचे नंबर, ये लाइनें यहाँ खाली होंगी और ऊपर आपको यहाँ खाली मिलेंगी, ये वास्तव में सिनॉप्सिस बनाने के लिए होती हैं, सजाने के लिए नहीं होती हैं। तो आप यहाँ पे ही सिनॉप्सिस इनका बना सकते हैं। और जो बेस्ट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, एस्पायरेंट होते हैं, या जो आईआईटीएंस होते हैं, या जो बीटेक इंजीनियर होते हैं, उनके 90% सिनॉप्सिस उनकी बुक्स में ही कंपाइल होते हैं। वो लोग यहाँ पे चिप्पी भी लगा देते हैं, है ना, जिसको आप पैड बोलते हैं छोटे छोटे। आपको वो नहीं करना है, बट वो लोग करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हम यहाँ से बेहतरीन लाइन निकाल के एक अलग बुक में ही लिख लें, तो इतना नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि आप फिर थक जाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे ये समझ पा रहे कि बैक ईयर हमें कैसे करना है और किस तरीके से करना है, यानी कि बल्कि ना होने पाए बैक ईयर। तो सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी, ये कि कम पेज को हम डेली अपने रूटीन में बनाएंगे। मान लीजिए हमने 1 से 4 पेज ही करना है आज, भले हमारे पास कितना ही टाइम क्यों ना हो, लेकिन करना 1 से 4 है, लेकिन डेली करना है। अब सोचो अगर आप 1 से 4 पेज डेली करते हो, तो आप एक दिन में यानी कि 4 पेज कर रहे हो, यानी कि 30 दिन में आप 120 पेज कर रहे हो, यानी कि 2 महीने में आप पूरी की पूरी बैक ईयर खत्म कर रहे हो। और एक बार जब बैक ईयर काफी तेजी खत्म होती है, तो नेक्स्ट टाइम बैक ईयर आप बढ़ा सकते हैं। 1 से 4 किया, 1 से 15 कर दो, और मान लो एक दिन में आप 15 पेज खत्म कर रहे हो, तो 3 दिन में तो आप 2 बार बैक ईयर, 30 दिन में आप 2 बार बैक ईयर को खत्म कर दोगे। तो वो बात की बात है, ठीक है। एक और काम, जब आप ऐसा करेंगे बहुत बार दृष्टि में या किसी भी बैक ईयर के पेपर में, तो यही खास बात है इनकी कि मान लो आपने यहाँ पे देखा और इतना जब थिंकिंग कर लिया, और यहाँ बोधिसत्व तो आपने सोच लिया था, आगे नहीं बढ़े थे बट आपने सोच लिया था, लेकिन आपको इतना जरूर पता होगा जब आपने एक बार फर्स्ट टाइम जब रिवीजन किया था, तो आपने कहीं आगे तो सुना ही था ना कि बोधिसत्व के बारे में क्वेश्चन आया होगा, महायान के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया ही होगा। तो आप इससे क्या समझे, ये समझे कि अरे भाई 2019 में क्वेश्चन जो पूछा उसी का नेक्स्ट लेवल 2020 में पूछ दिया, यानी कि अब 2020 में जो पूछा है उसी का थोड़ा डेप्थ लेवल 2021 में पूछेगा। जैसे पारमिता इसने यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया बौद्ध धर्म से, तो या तो अब बौद्ध धर्म थोड़ा डेप्थ में आएगा, या तो जैन धर्म आएगा, या उस समय के अन्य जो धर्म हैं वो आएंगे। इतनी थिंकिंग कर लो, और फिर जब आप कोई बेसिक टॉपिक पढ़ो क्लास में, या उसके एमसीक्यू जो हम भेजेंगे डेली, वहां से एमसीक्यू निकाल के उनको अलग लिख लो
क्यों? क्योंकि यहां आपने सोच लिया। अब यही है कि सबकी सोचने की क्षमता अलग अलग है। मैं तो सबको कॉमन एमसीक्यू भेजूंगा, आपके अंदर कितना स्टेमिना है, आपके अंदर कितनी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हुई, ये डिसाइड करेगा। तो आप अपनी कॉपियां बना लेना अलग अलग, ठीक है। इतनी हद तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे महायान का फिर दे दिया, ठीक है। बोधिसत्व के बारे में यहाँ पे देखो दे दिया, और यहाँ फिर देखो बोधिसत्व दिया। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं आगे, फिर देखना कहीं ना कहीं आपको ये बोधिसत्व वगैरह मिलेंगे ही। ये देखो 2019 में, ठीक है, बोधिसत्व के बारे में दिया है ना। तो ये बार बार रिपीट ही होता है। कुछ शब्दावलियां ऐसी, अब सोचो जब आपने यहाँ शब्दावलियां कभी पढ़ी होंगी तो आप ये गेस कर सकते हो कि पारमिता नामक जैसी शब्दावली भी कभी कोई पूछेगा। नहीं पता होगा, लेकिन ये तो पता होगा हाँ कोई शब्दावली पे क्वेश्चन आया है। कल्याण मंडप अगर इसने यहाँ पे दे दिया है और आपको यहाँ विजयनगर, चंदेल, चालुक्य और राष्ट्रकूट दिए, तो हवा में नहीं दिया, क्योंकि इससे पहले इसने एक क्वेश्चन कोई पूछा होगा जो विजयनगर से संबंधित होगा, चाहे राजा कृष्णदेव राय के बारे में हो, उसी का टफ्ट पूछेगा, ठीक है। हम्पी अगर उसने एक बार पूछ लिया है तो हो सकता है आगे चल के मामल्लपुरम के टेम्पल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ दें। हो सकता है कि तमिलनाडु को जीआई टैग में जो जो चीजें होंगी, चाहे वहां की कांचीपुरम की साड़ी हो या कोई भी चीज हो, या नेशनल पार्क हो, रिजर्व हो, या कोई संरक्षित क्षेत्र हो, या कोई ईसू हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, कोई भी चीज हो, इतना लेवल पे सोच जाओ एक एक क्वेश्चन पे। फिर देखना वो मजा आएगा जैसे एक योगी के अंदर समाधि का माहौल होता है ना, वैसा एक आपके क्वेश्चन में नजर आएगा। आपने जैसे बनी ठणी देखा तो आपको पता है कि ये किशनगढ़ शैली से है, बट आप ये सोचो कांगड़ा शैली कहाँ से है। कांगड़ा शैली जब आप सोचोगे तो अचानक दिमाग में आएगा कि करंट अफेयर्स में हमने कहीं पे ये भी पढ़ा था कि कांगड़ा चाय क्या हिमाचल की है, कांगड़ा वैली कहाँ की है। बूंदी शैली अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम ये भी पढ़ेंगे कि अच्छा बूंदी शैली है तो इसके अलावा और कौन सी शैलियां हैं, और आर्ट की कौन कौन सी फॉर्म है। यही थिंकिंग करो कि चित्रकला किसके टाइम पीरियड में मुगल में टॉप लेवल पे पहुंच गई, तो पता चलेगा जहांगीर के लेवल पे। जहांगीर ने अपने यहाँ क्या सिस्टम बनाया, तो मुरक्का शैली या एल्बम। अब यही क्वेश्चन तो आते हैं, मतलब इतना थिंक करो बार बार, फिर देखना कितना इंटरेस्ट आएगा। अब यहाँ पे आपने त्यागराज तो पढ़ लिया, तो अब आप गेस करो जब करंट पढ़ रहे होगे, हालांकि इतना तो मैं गेस ही करा ही देता हूँ, लेकिन फिर भी आपसे कहता हूँ कि क्योंकि एग्जाम आपको देना है एग्जाम हॉल में, तो अभी से जब थिंकिंग करोगे तो बड़ा मजा आएगा। क्या कि त्यागराज आपने यहाँ देखा, और अब आपके दिमाग में आया कि त्यागराज पे जब ऐसा क्वेश्चन पूछा कि भगवान कृष्ण की स्तुति करते थे, उनके समकालीन थे, नए रागों का इन्होंने सृजन किया, और फिर आप जब मुत्तुस्वामी दीक्षितर को जब पढ़ रहे होंगे तो आपके मन में एज इट इज वही क्वेश्चन आएंगे कि मुत्तुस्वामी दीक्षितर जो थे वो किस भाषा में रागों को यूज करते थे, वो किस संगीत विधा से संबंधित थे, नृत्य शैली उनकी कैसी थी, ये चीजें आप समझ पाएंगे। तो इतनी थिंकिंग होगी तब मजा आएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया कि भावी बुद्ध हैं, तो आपने देख तो लिया कि मैत्रेय है, पद्मपाणि है, लोकेश्वर है, अवलोकितेश्वर है। मैत्रेय आपको पता चल गया, लेकिन पद्मपाणि का संबंध किससे है, अवलोकितेश्वर का संबंध किससे है, लोकेश्वर का संबंध किससे है, ठीक है। साड़ियों के बारे में, जीआई टैग के बारे में ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। चलिए, तो आप इस तरीके से आप अपना बैक ईयर सॉल्व करेंगे और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ अजंता आपने देखा, बादामी देखा, एलोरा देखा, ये चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप बैक ईयर समझ गए। चलिए, अब आपको हम दिखाते हैं क्या, घटना चक्र के बारे में, ठीक है। देखिए, घटना चक्र एज इट इज ऐसे होती है, ठीक है। घटना चक्र की दो खास बात हैं और दो नुकसान हैं, दो फायदे भी हैं और दो नुकसान हैं। फायदे ये हैं घटना चक्र के कि ये एक जो बुक है ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड है, बहुत ही छोटे छोटे। मतलब गांधी के आंदोलन को इसने गांधी का अलग दिखा दिया, सहयोग अलग दिखा दिया, स्वदेशी अलग दिखा दिया, भारत छोड़ो अलग, दांडी मार्च अलग, सविनय अवध अलग, और उनसे संबंधित जितने भी स्टेट में क्वेश्चन आए हैं उन सबको दिखा दिया, ठीक है। तो फायदा ये होता है कि मान लीजिए आपने कल असहयोग आंदोलन का टॉपिक पढ़ा, तो अब असहयोग से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं वो आप देख सकते हो। आपने भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं आप उन्हें देख सकते हो। तो इससे आपको काफी कुछ फायदा मिलता है, ठीक है।
नुकसान इसका क्या है? नुकसान इसका ये है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पीसीएस लेवल के होते हैं जो डायरेक्टली फैक्चुअल होते हैं, उनको हमें अवॉइड करना, यानी कि एक छन्नी लेके बैठना है और उनको हटा देना है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, फिर आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हाँ हमें किन को हटाना चाहिए और किन को नहीं हटाना चाहिए, यानी कि किन किन क्वेश्चन को हम हटाएं और किन किन क्वेश्चन को हम ना हटाएं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके यहाँ पे। तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? इसमें वो प्रोसेस नहीं रहेगा बैक ईयर वाला, है ना, जो आप सोच रहे होंगे कि एक बार फर्स्ट टाइम रीड कर लें फिर दोबारा करें। इसमें आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का अधिनियम 1784, चार्टर एंड चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, अब आपने देखा और लगा कि हाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, तो आप यहीं पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी बेसिक, अब यहां से इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे तब तो फिर आप मूर्ख हो। आपने इंडियन पॉलिटी मेरी क्लास की होगी या हिस्ट्री की आपने क्लास की होगी, तो वहां पे हमने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ाया था, तो वहां पे हमने ये चीजें बताई होंगी। तो अब जब आप करें तो आप देखेंगे कि अच्छा सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो पक्का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। अब दिमाग लगाओ यहाँ पे थोड़ा, क्या कि ये सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, लेकिन हमने संघीय न्यायालय भी सुना है। वो कब आया? 1935 के एक्ट में। पिट का भारत अधिनियम क्यों फेमस है? तो यहाँ एक लाइन लिख लो। चार्टर एक्ट 1813 क्यों फेमस है? एक दो लाइन लिख लो। चार्टर एक्ट 1833 क्यों फेमस है? दो तीन लाइन लिख लो। अब यहीं पे दिमाग लगा लो, आगे बाद में जाओ, यहीं पे दिमाग लगा लो कि कितने चार्टर आए थे, तो पता चलेगा 93 आया था, 13 आया था, 33 आया था, 53 आया था। अब यही थिंक करो कि 13 की कौन सी दो विशेषताएं थी? 1 लाख रुपए शिक्षा की बात की गई थी, एजुकेशन की बात की गई थी, ट्रेड की मोनोपोली समाप्त करने की बात की गई थी, केवल टी एंड किस चीज से? चाइना और चीन से, सॉरी चाय और चीन से। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे किया गया। चार्टर एक्ट 33 की क्या बात? कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। दूसरी क्या बात? केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। तीसरी क्या बात? सती इसी के अंतर्गत समाप्त हुआ। इतनी बातें जब थिंकिंग करोगे तो एक बात बताओ, रेगुलेटिंग तो जो था पता ही चल गया, 84 भी आ गया, चार्टर भी आ गया, ये भी आ गया, मतलब मल्टी टाइम्स आप रिवीजन यहाँ पे कर लेंगे। ऐसे समझ रहे हैं? और ये तब होता है जब आप क्लास कई बार रिवाइज किए हों, जब मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ देख रहे होंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मजा आएगा, क्या वो ये आएगा कि एक तरफ देखो आप बैक ईयर लगा रहे होगे, ठीक है, एक तरफ मैं एमसीक्यू आपको दे रहा हूँ। अब जो मैं एमसीक्यू आपको देता हूं वो 90% एमसीक्यू बैक ईयर का ही नेक्स्ट वर्जन होता है या हमारी क्लास का ही एक बेहतरीन फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा कि ये एमसीक्यू मान लो आप जब इधर लगा रहे होंगे तो टकरा जाएगा कि अच्छा अंग्रेजी शिक्षा की न्यू, हाँ 1813 की बात ठीक तो बोल रहे हो, एंग्लो एंड एंशिएंट जो वॉर हुआ था, ओरिएंटल वाद हुआ था, प्राच्यवाद एवं आंग्लवाद, अच्छा इसी से संबंधित था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था। तो फिर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, अर्थात आप लगभग दो चीजों को काटने के योग्य हो जाएंगे। और ये बिल्कुल भी मत समझिए कि बैक ईयर आप लगा रहे हैं, एमसीक्यू लगा रहे हैं या फिर आप घटना चक्र लगा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन आता हो, ये मत सोचो। नहीं आता है तभी तो आपको सीखना है, और जब आप नहीं आते की दृष्टि से इनको पढ़ेंगे ना कई बार, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा अब तो हमें क्वेश्चन अपने आप याद हो गए, और खेल खेल में आपको पूरा बैक ईयर याद हो जाएगा, एमसीक्यू याद हो जाएगा, पूरी घटना चक्र याद हो जाएगी। सपोज करो मैं अभी आपसे अगर पूछूं क्वेश्चन कि एक बात बताओ 1813 में क्या हुआ था, तो आप बता सकते हो एजुकेशन के बारे में हुआ था, चीन और चाय के व्यापार के बारे में बात हुई थी। अब मैं पूछूं 1833 में क्या हुआ, तो याद हो गया ना। अब मैं मान लो अगर कल एमसीक्यू यही दे दूं तो आप सही कर लोगे। तो मल्टी टाइम्स जब क्रॉस हम चेक करते हैं अपने आंसर्स को, मल्टी टाइम्स हमारे जब गलत एंड राइट, रॉन्ग एंड राइट होते हैं, तो हमें चीजें काफी याद रहती हैं। आपको बचपन की वो गलती याद होगी, माता पिता की आपकी वो डांट आपको याद होगी। क्यों याद रही? क्योंकि वो अंदर तक हिट कर गई।
क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत से पढ़ाई की थी। जैसे आप यूपीएससी का, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बार एक कंपटीशन खेल रहा था, ठीक है। उस कंपटीशन में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, और मुझे जहाँ तक पता था जेबी कृपलानी हैं, ठीक है, और राइट भी है। बट मेरे जो साथ में व्यक्ति थे उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद बोल दिया। उस दिन वो गलती की वजह से मैं वो पूरा कंपटीशन हार गया, सेकंड स्थान आया। लेकिन आज तक जब भी मैं वो क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मुझे याद है कि जेबी कृपलानी ही हैं, गलत ही नहीं हो सकता अब मुझसे वो। तो ऐसा ही आपके साथ हो जाएगा जब आप ये बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसने क्या किया है कि इसने बॉक्स ही अपना काफ़ी बड़ा बनाया है। मतलब अन्य जो आपको बैक ईयर मिलेंगे उनकी अपेक्षा इसका बॉक्स बहुत बड़ा है, तो आप इसके बॉक्स को जरूर पढ़ें। और एक बात बताएं, आपको ये नहीं पढ़ना है कभी भी घटना चक्र के शुरुआत के, ये नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ये सब हटा देना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही कूदना इसमें, ठीक। आप इसको बॉक्स को जरूर पढ़ना। देखो क्या होगा इससे फायदा। अब आप इसको मान लो पढ़ रहे हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की, ओरिएंटल का मतलब प्राच्यवाद, प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, मतलब हटा दिया, और पश्चिमी शिक्षा तथा अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख, इसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि कई बार 1 लाख की जगह आपको 10 लाख मिल जाएंगे, कई बार 1 लाख की जगह आपको 2 लाख मिल जाएंगे। तो इतनी थिंकिंग होनी चाहिए ना कि अच्छा इस बात पे क्वेश्चन घुमा देगा, ठीक है। फिर बात आती है कि 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, इसको एक लाइन में ऐसे कर लो, ठीक। अब आगे देखोगे समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, तो बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष कौन था, मैकाले, ये एक फैक्ट बन गया। मतलब एक यहाँ पे क्यों ऐसे बना लो, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखो इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे, जबकि एस.टी. प्रिंसेप पाश्चात्य शिक्षा के। अर्थात एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि कौन समर्थक था, एक क्वेश्चन लॉर्ड मैकाले बन गया, एक गवर्नर बन गया लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी कि गवर्नर जनरल, और एक आपका ये, यानी कि इससे आपको लगभग 5 क्वेश्चन मिल गए। सोचो कितनी अच्छी चीज है, ठीक है। इतनी सारी चीजें ये हो गया। अब यहाँ पे एक और बात बताएं, जब आप ये पढ़ रहे होगे, है ना, मान लीजिए मैंने आपसे कहा क्या क्या, एमसीक्यू पढ़ रहे होंगे, आप बैक ईयर पढ़ रहे होंगे, और आप ये घटना चक्र लगा रहे होंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप अपना जो ट्रेडिशनल पोर्शन है उसे रिवाइज नहीं करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे। और जब रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो जो भी आपको उस पॉइंट से संबंध एमसीक्यू उस समय याद आ जाए उसको दिमाग में वही रिकॉल कर लेना। मान लो आप उस समय 1813 का चार्टर पढ़ रहे थे, तो तुरंत याद आ जाना चाहिए कि अच्छा जनरल की कमेटी एक बनी थी, उसमें 10 यूरोपीय सदस्य थे, मैकाले भी था, विलियम बेंटिक भी था, इतने पॉइंट याद आ जाने चाहिए, जेम्स प्रिंसेप भी था, ऐसे याद कर लो। मतलब बार बार अपने दिमाग का दही बनाओ। हम क्या करते हैं ना कि हम अपने दिमाग में इनपुट बहुत डालते हैं, अर्थात हम स्टोरेज बना रहे हैं, हर चीज पढ़ रहे हैं, बट हम कभी आउटपुट नहीं करते। जैसे आप लोग जब योग करते हैं तो योग में एक बात क्या सिखाई जाती है, ध्यान क्यों हमारा इतना तेज होता है योग के माध्यम से। प्राणायाम जब करते हैं तो हम एक बार श्वास को खींचते हैं और एक बार छोड़ते हैं, तो ये हमारे दिमाग को स्ट्रांग बनाता है। तो उसी तरीके से हम कोई चीज पढ़ें और फिर उसे रिलीज करें बाहर, तो वो चीजें हमें बार बार रिकॉल होंगी। मैं आपको इतनी बार पढ़ाता हूँ, इतनी बार बोलता हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें याद हो गई, तो आज मुझे कोई बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे आप ये देख रहे हो 1909 का अधिनियम 1919, तो अब दिमाग में गैस करो कि अच्छा 1909 इसमें पार्लियामेंटो सुधार आया, पहली बार पृथक निर्वाचन की बात हुई, 1919 उत्तरदायी सरकार की बात हुई। क्यों ऐसा आप बोल पा रहे होंगे, क्योंकि आपने पॉलिटी का बैक ईयर पहले ही लगा लिया होगा और 1919 या 1909 के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे। नहीं भी करेंगे तो यहाँ कर लेंगे, आगे जाके फिर सोच लेंगे। मतलब यही है कि मल्टी टाइम्स आप रिवीजन कर लेंगे। अब वही कि जो नहीं करता है तो उसके लिए तो सब बेकार है। ये सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए हैं जो अभी थोड़ा स्मार्ट हैं, जो थोड़ी मेहनत करते हैं, ये उनके लिए सारी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैं चाहता हूँ कि वो ओवर स्मार्ट बने। ओवर स्मार्ट का मतलब होता है ये पॉजिटिव वाला, वो नेगेटिव वाला नहीं।
जैसे एटीट्यूड भी 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड, है ना। तो वैसा ही ओवर स्मार्ट बनना कि हम अपनी तैयारी को और किस तरीके से धार दें, तो आपकी तैयारी को और बेहतरीन धार तरीके से मिलती है, ठीक है। तो ये बैक ईयर के मैंने सारी चीज़ें आपको, सेगमेंट आपको बता दिया, घटना चक्र भी आपको दिखा दी। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ घटना चक्र कैसी होती है, ठीक है। तो सॉरी, पहले मैं आपको, हाँ, ये घटना चक्र आपको लेनी है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट से मिल जाएगी, अमेजोन से भी आप मंगा सकते हैं, ठीक। तो आप ये घटना चक्र परचेज कर सकते हैं। ये आपका दृष्टिगत प्रीलिम्स है, तो इसको थोड़ा जूम कर पैक करें, ठीक है। ऐसा ये है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, ठीक। तो इतनी बातें अब हो गई। अब लास्ट चीज़ बची है टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट के लिए हमने कोशिश ये की है क्या कि विजन आईएएस का टेस्ट हमने लिया है, ठीक है। विजन आईएएस इसलिए लिया है क्योंकि आप में से कई सारे बच्चों का फेवरेट है, ठीक। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, ठीक है, देखिए, अब आप में से कई सारे बच्चों के मन में पहले तो 2 प्रश्न आ गए होंगे कि आप विजन आईएएस का टेस्ट क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं कराऊंगा जैसे कोचिंग संस्थान वाले कराते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन देके कराते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कराऊंगा, अब इसके कारण बताऊंगा और आप समझ जाएंगे कि हाँ, आप अपनी जगह ठीक हैं, ठीक। दूसरा, मैंने विजन इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी सारे टॉपर्स कहते हैं। तीसरा, इसलिए विजन लिया है क्योंकि ये सारे सिलेबस को काफ़ी अच्छे से कवर करा देता है। मतलब टेस्ट एमसीक्यू के माध्यम से जैसे घटना चक्र होती ना, वैसे ही ये भी एमसीक्यू को बिल्कुल वैसे ही कंपाइल कर देता है, टॉपिक वाइज, ठीक। तो इसलिए मैंने इसे लिया है। और आप में से कई सारे बच्चे लगाएंगे भी। तो आप में से जो भी बच्चे यानी कि जो सक्षम हो, पैसा अगर है तो आप मार्केट से परचेज कर लें, वरना आपको पीडीएफ तो मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि हाँ, पीडीएफ मिल जाती है। तो आप जब भी ये टेस्ट लाएं तो देखिए, इस टेस्ट को क्या करना है, ये सब कुछ में नहीं देखना। ये देखना है अच्छा, ये इंडियन पॉलिटी का टेस्ट है, पहला टेस्ट है। अब ये नहीं देखना क्या सोर्स इन्होंने लिया और आप वो पढ़ने लग जाएं, ये कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ ये पढ़ा चुका होता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स वगैरह विजन के हम खरीद के लाएं, ये कुछ नहीं देखना है, इसमें तो फिर पागल हो जाएंगे आप, ठीक। आप क्या करें, आपने ये टेस्ट देखा, ठीक। इस टेस्ट को रोज मत लगाएं, है ना। इस टेस्ट को आप डेली मत सॉल्व करें। इस टेस्ट के लिए आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी एकेडमी से जुड़े हैं तो आपको पता है कि हम आपको मंडे टू फ्राइडे ही क्लासेस लेते हैं और आपकी सैटरडे एंड संडे हॉलीडे रखते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, अगर बहुत अच्छे हैं तो एक सैटरडे को टेस्ट लगा लिया, एक संडे को लगा लिया। और जब सैटरडे संडे को आप टेस्ट लगाएं तो उसी टाइम पे, मतलब 9:30 बजे से लेके 11:30 तक, दुनिया के सारे काम आप 9 बजे के पहले कर लो, दुनिया के सारे काम आप 11:30 के बाद करो, उसी टाइम पे इसको करो। तो इससे ये फायदा होगा कि जब आप एग्जाम तक आएंगे तो आपका ये टाइम आपकी चाकरी करने लगेगा, ना तो आपको इसमें नींद आएगी, ना किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप एक एग्जाम की तरह इसको दे सकेंगे। और जब आप ये एग्जाम दें, ठीक है, मान लीजिए आपने टाइम बनाया 9:30 से 11:30, तो आप तुरंत अपने आप को इवेल्युएट मत करें कि आपने टेस्ट दिया, 100 क्वेश्चन आपने किए, 100 में आपके 60 गलत हो गए, 40 बचे थे, उसमें भी आपके प्लस माइनस करके बहुत सारे कट गए। ये मत करें, इससे दिक्कत है। दिक्कत ये कि ये फिर आपको डिमोटिवेट कर देगा। आप इसको ये सोचकर लगाएं कि आप कितने क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं और कितने क्वेश्चन अचीव नहीं कर सकते। आप ये सोचकर इसको लगाएं कि क्या आप 2 घंटे बैठ सकते हैं, बस। इसका उद्देश्य ये बिल्कुल मत रखें कि आपके रिजल्ट को इंप्रूव करेगा, क्योंकि ये एक काल्पनिक टेस्ट होता है ना। जैसे पिक्चर में आता है ना कि ये एक काल्पनिक दृश्य है, इनका जीवन की वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध नहीं, तो वैसे ये काल्पनिक टेस्ट हैं, इनका यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर से कोई संबंध नहीं होता है, ये बस आपके अभ्यास के लिए होते हैं। तो आप अभ्यास के लिए सैटरडे संडे इसको लगा सकते हैं। जो नए बच्चे हैं वो इनको केवल और केवल संडे को लगाएं। एक और बात, वही बच्चे सैटरडे संडे या संडे को लगाएं जिनका सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है, अर्थात आपने इंडियन पॉलिटी पहले से पढ़ रखी है, आपका अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर है, तभी लगाएं।
अल्प ज्ञानी बन के तुरंत जोश जोश में आके टेस्ट सीरीज उठा के यहाँ टेस्ट लगाना है, ये मत करें, फिर तो आप गधे हैं। ठीक है ना। आप अगर इंडियन पॉलिटी पढ़े हैं, इंडियन पॉलिटी आपको आती है, आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, बैक ईयर आपने लगा लिए हैं, आप घटना चक्र लगा चुके, तब लगाएं। अब कुछ बच्चों दिमाग में आ रहा होगा कि सर तब तो फिर हम प्रीलिम तक टेस्ट लगा चुके, क्योंकि ऑलरेडी 38 टेस्ट होते हैं और अगर हम इतना लेट करेंगे तब तो बहुत दिक्कत है। तो वास्तव में जो बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं, IITians, बीटेक इंजीनियर, वो क्या करते हैं, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य है ना सब कुछ आपको बताना आज, ठीक। वो ये करते हैं कि वो मान लीजिए जैसे आप ही की तरह मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, तो जनवरी फरवरी 2 महीने रहकर वो अपना पहले पूरा सिलेबस प्रीलिम का कवर करते हैं, सारे अपने नोट्स बनाते हैं और सारी अपनी क्लास एक बार सुनते हैं, ठीक। मार्च से, जैसे आपका जून को एग्जाम है ना, तो मार्च से वो क्या करते हैं, हर 3 दिन में एक टेस्ट सॉल्व करते हैं और टेस्ट को देख लेंगे कि अच्छा 3 दिन बाद हमें पॉलिटी का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1, तो एक बार फिर से हम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, क्विक फास्ट रिवीजन कर लिया, तुरंत बैक ईयर का एमसीक्यू भी उनको आते हैं, तब वो लगाते हैं। तब उनका जो रिजल्ट होता है वो 40 से 50 के मध्य आ जाता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा इनमें, क्योंकि ये टेस्ट बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि आप कभी भी इसमें 40 क्रॉस ही ना कर पाए, है ना। तो अगर कभी आप 60 क्रॉस कर जाते हैं तो आप अपने आप को अच्छा मत मानना, ठीक है, 40 से 50 के बीच में होता है, और जिन बच्चों का 30 से 50 के बीच में वो भी ठीक है, क्योंकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो आप बैक ईयर और जो मेरे द्वारा आप एमसीक्यू लगाते हैं, उनमें रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनका संबंध है यूपीएससी से, अभी बताएंगे क्यों है, ठीक। तो देखो वो लोग यही करते हैं कि वो मार्च से टेस्ट लगाते हैं। अब आप सोचो, अगर आपने फरवरी तक ये सब हमारे नोट सारी क्लासेस कर ली और आपने मार्च से टेस्ट उठाया, ठीक, 1 मार्च से, तो मैं मान के चलता हूँ मार्च का महीना आपका 31 का होता है, अप्रैल आपका 30 का होता है, मई आपकी 31 होती है, यानी कि टोटल आपके पास 90 डेज हैं। 90 डेज आपके पास हैं, 38 आपके पास टेस्ट हैं, 38 में 8 टेस्ट आपके सीसैट के होते हैं, यानी कि 30 टेस्ट आपके पास होते हैं। 30 को डिवाइड कर दो 90 में, यानी कि पर 3 डे में आप एक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, पर 3 डे में, तो कितना अच्छा रहेगा आपका। तो ये एक बेनिफिट होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आप टेस्ट क्यों नहीं देंगे, तो देखो टेस्ट नहीं देने का मेरा एक सबसे बड़ा रीजन है कि इतनी कौन मेहनत करे जितनी ये सब मेहनत कर रहे हैं, ठीक। दूसरा, ऑलरेडी जब हम आपको 30 क्वेश्चन डेली दे ही रहे, यानी कि हम आपको 3 दिन में जब 90 क्वेश्चन दे ही देते हैं, सीसेट को भी मिला दोगे तो 100 हो जाएगा, तो जब 3 दिन में हम आपको एक टेस्ट करा ही रहे हैं, तो हम फिर से क्यों टाइप करके आपको टेस्ट कराएं। एक और चीज, टाइम ही तो आपको टेस्ट में चेक करना है, तो इन लोगों से चेक कर लो, इनका किसी का टेस्ट एक उठा लो, इनसे अपना आप टाइम चेक कर लो, ठीक। मेरे द्वारा केवल आप ये सीखो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी नया आएगा। हाँ, मेरी ये गारंटी कि मैं जितने क्वेश्चन पूछता हूँ उनका इन टेस्ट सीरीज से कोई संबंध नहीं होता है। मेरे क्वेश्चन यूपीएससी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, तो वो चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, यहाँ से चांसेस कम है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आती है कि इन टेस्ट सीरीज को जब हम लगाते हैं तो कई बार हो सकता है ऐसा हो कि करंट का क्वेश्चन या ट्रेडिशनल का क्वेश्चन हमने आपको अपने टॉपिक में नहीं पढ़ाया होगा, हो सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे मुझे जहाँ तक याद है तो ये जैसे क्वेश्चन है, हाल ही में रही E9 साझेदारी का संबंध किससे, मैंने नहीं पढ़ाया। तो आप क्या करें, ये क्वेश्चन मान लो आपका अगर गलत होता है तो आप क्या करें, इस क्वेश्चंस को और इसके आंसर को 1 लाइन में केवल, जैसे ये दिया है इन चारों विकल्पों में, अपनी उसी कॉपी में नोट कर लें जो मैंने आपको एक बनवाई थी कि जहां आपके एमसीक्यू गलत होते हैं, और वहां लिख लें कि E9 साझेदारी का संबंध निम्न में किससे है, और सिर्फ ये लिख लें E9 साझेदारी का संबंध इनमें से किसी एक से है। ऐसे ही आपको अगर कोई पॉलिटी में क्वेश्चन मिल जाए तो उस लाइन को लिख लें। तो क्या होगा कि आपकी टेस्ट सीरीज के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो हम नहीं करा पाए, कहीं छूट गए, एमसीक्यू में जो आप नहीं कर पाए या छूट गए, वो सब एक जगह हो जाएंगे, और फिर आपका जो ट्रेडिशनल है वो, और दोनों को मिला दो तो 100% हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे होता है 100%। आप लोग ये सोचते हैं कुछ बच्चे कि सब कुछ हमें एक नोट्स दे दो, एक कोई किताब दे दो, एक कोई ग्रंथ दे दो, ना दुनिया में कोई बना है और ना कभी बनेगा।
संपूर्ण तो इंसान नहीं है, तो संपूर्ण यूपीएससी कहाँ से हो गई? ठीक, तो ये आपको मेहनत करनी है, आप यहाँ से निकालें लाइन। हालांकि हम करेंगे, हम ये लाइन भी आपको निकाल के अपने किसी न किसी क्लास में एमसीक्यू में सिनॉप्सिस में दे ही देंगे, लेकिन फिर भी आप अगर करेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा दोबारा। ठीक है, ऐसा आप करें। अब एक प्रश्न और होता है, जैसे ये दरबार स्थानांतरण, ये तो हम आपको पढ़ा ही है। ठीक, ये हमने जैसे आपको पढ़ा ही होगा, तो इनको नहीं लिखना है, फिर आपको जो नहीं है उनको लिखना है। ठीक, एक चीज और आती है, कुछ बच्चे बड़ा खुश होते हैं किस चीज को लेके? इसके डिस्क्रिप्शन को लेके, मतलब इसकी आंसर की को लेके। जब ये क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद इसकी आंसर की आती है। ठीक, अब हमारा लास्ट ही है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, ये आंसर की। ठीक, कुछ सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और वो इसी को रट्टा मारते रहते हैं और इस पर अंडरलाइन करते रहते हैं। ठीक, मैं आपसे यही कहूँगा कि इनको सबको फाड़ के फेंक दो, ये किसी काम के नहीं है। इनका सिर्फ इतना इस्तेमाल रखो कि आपका आंसर बस निकल आए, वो लाइन। क्यों मैं कह रहा हूँ? आप एक बात बताओ, एक तरफ आप इंडियन पॉलिटी पढ़ ही चुके हो, उसी पॉलिटी का आप घटना चक्र भी लगा चुके, उसी पॉलिटी का आप बैक ईयर लगा चुके। ठीक, आपका खुद का नोट्स भी है, एमसीक्यू भी आप कर चुके, तो ये फिर कूड़ा पढ़ के अपना टाइम क्यों बर्बाद करोगे? ये तो इससे अच्छा तो आप एक बार फिर से लक्ष्मीकांत पढ़ लो। ये तो आपको बर्बाद करने के लिए दिए हैं। आपको पहले से अगर फंडामेंटल सारे राइट याद हैं लक्ष्मीकांत में, तो बार बार यहाँ कुछ बदल थोड़ा ना जाएगा। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अगर आर्टिकल 14 में है, तो चाहे भारत सरकार की ओरिजिनल बुक में देख लो, एम लक्ष्मीकांत में देख लो, सुभाष कश्यप में देख लो, सब जगह सेम रहेगी। तो इनमें अपना टाइम वेस्ट मत करें। हाँ, उन आर्टिकल्स को जरूर पढ़ें जिन क्वेश्चंस को आपने कभी नहीं सुना था। जैसे मैंने E9 आपको बताया, उसको पढ़ लो पूरा। और E9 को जब आप पढ़ें, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ E9 का जो ये क्वेश्चन है आपका, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो आप 4 नंबर क्वेश्चन की आंसर की यहाँ पे पढ़ो। ठीक, 1 मिनट, 17, 15, 14, 12, 9, 6, हाँ 4 नंबर। ठीक, ये देखो, ये 4 नंबर की आप आंसर की पढ़ो। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? E9 9 देशों इससे संबंधित है। ठीक, ये इसमें बना था, सतत विकास संबंधी। इसके इफेक्ट आप चाहे तो लिख लो, यानी कि इसको आप नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर लो, बस इतना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम इनको भी अपने मिसलेनियस करंट अफेयर्स के टॉपिक में कवर करा दें, फिर भी अगर आप एक बार कर लोगे तो आप ही के लिए फ़ायदा है। ठीक, अब यहाँ पे भी सोच सकते हो कि ये सभी के लिए शिक्षा यूनेस्को की पहल है, तो आपने मेरे से अगर करंट पढ़ी होगी तो दिमाग में आ जाएगा तुरंत, अच्छा यूनेस्को ने 2 डिक्लेरेशन एजुकेशन से रिलेटेड की थी। कौन कौन सी? एक किंगडाओ डिक्लेरेशन, एक यूलो प्रोक्लेमेशन। तो आपको ये दोनों याद रहनी चाहिए, है ना? तो ऐसे आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। इतना जब आप कवर करेंगे तो ऑलरेडी आपकी थिंकिंग इम्प्रूव हो जाएगी और आप अपने आप को काफ़ी बेस्ट हालत में अन्य की अपेक्षा या पहले की अपेक्षा अपने आप को पाएंगे। ठीक, अब जाते जाते लास्ट आपके लिए 2-3 अच्छी बातें शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि इतना आपने जब सुन ही लिया है तो 2-3 अच्छी बातें भी अब शेयर करनी बनती हैं, क्योंकि कुछ का तो दिमाग पक गया होगा। तो 2-3 अच्छी बातों में पहली अच्छी बात यह है कि हम आपको 16 फरवरी से कुछ नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, 16 फरवरी 2022 से। इस दिन क्या होता है? किक डे होता है। किक डे क्या होता है ये आप लोग खुद ही जाके सर्च कर लेना। ठीक, किक डे, KICK। इसके पहले एक दिन होता है स्लैप डे, उसके पहले भी एक कुछ दिन होता है, लेकिन हम 16 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। ठीक, इस सीरीज में क्या होगा कि जैसे हमने आपको अभी इंडियन पॉलिटी कवर करा ही दी है, हमने आपको मॉडर्न इंडिया कवर करा दी, ठीक, हमने आपको इकोनॉमी कवर करा दी, हमने आपको एनवायरनमेंट कवर करा दी और हमने आपको एक तरीके से मान लो ज्योग्राफी भी कवर करा दी। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इन 5 मोटे टॉपिक्स को, करंट को नहीं, इन 5 मोटे टॉपिक्स को बिल्कुल टॉपिक वाइज MCQ की फॉर्म में कवर कराएंगे। लगभग आपको डेली 2 क्लास मिलेगी। जैसे आपको अभी 2 क्लास वैसे मिलती थी, वैसे ही 2 क्लास मिलेगी। मान लो आपको एक दिन में मिलेगी पॉलिटी की और आपको मॉडर्न इंडिया की। ठीक, इन पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया की खास बात क्या होगी, डेली आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जैसे अभी आप MCQ देख रहे हो ऐसे 20 क्वेश्चन होंगे और इन 20 क्वेश्चंस को हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे जैसे अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया
कि बौद्ध धर्म का अगर बोधिसत्व दिया तो क्या क्या, मतलब उसी के सामने हम सारे पुर्जे उसके खोल देंगे पूरे के पूरे, ताकि आपका दिमाग और ब्रॉड हो जाए। अब लेकिन इस सीरीज का ये मकसद मत लगा लेना कि जब आप करा ही रहे तो फिर हम क्यों करें, तब तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। हम तो कराएंगे ही, लेकिन आप भी अगर खुद से एक बार तब तक कर चुके होंगे, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन होंगे नए होंगे। हमारे क्वेश्चन ना तो बैक ईयर के होंगे, ठीक है, ना ही हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे, ना ही हमारे क्वेश्चन घटना चक्र के होंगे, ना ही हमारे क्वेश्चन किसी टेस्ट सीरीज के होंगे। ये सारे अलग होंगे, नए, ठीक है। तो ये और आपको एडवांसमेंट लाएंगे, और आपको एग्जाम के पहले तक, ठीक है, जब सोचो डेली 20 क्वेश्चन अगर हम आपको सॉल्व कराएंगे, 16 फरवरी से अगर आप जोड़ने का प्रयास करो तो 14 दिन ये बचेंगे, मार्च में 31 दिन बचेंगे, अप्रैल में 30 दिन और मई में 31, यानी कि 6 3 6 9 1 10, ठीक है, 106 दिन, मान के चलो 100 डेज। हम अगर आपको एक दिन में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 0 0 आपके 4000 क्वेश्चन ऐसे हो गए, ठीक, 4000। बाकी तो कितने हम एमसीक्यू देंगे वो अलग चीज, लेकिन ये 4000 क्वेश्चन आप ये सोचिएगा, लगभग हर एक क्वेश्चन का हम कुछ नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको गेस कराएंगे। तो अगर हम मिनिमम 7 भी कराए और इसको आपने 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया आपका, लगभग 28,000। बहुत होते हैं, और मेरे लिए वैसे खेल नहीं है। बस यही था कि लास्ट टाइम हमने 2021 में ये सीरीज नहीं चालू कर पाए थे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, ऑलरेडी हमें क्लासेस ही कवर करनी थी, बट इस बार हम कवर कर रहे हैं, ठीक। तो 16 फरवरी से 31 मई तक की इस सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक और बात है कि जैसे ये होगी ना सीरीज, ऐसी ही हम हो सकता है आगे चल के जब हमें टाइम रहेगा, पहले तो यही आएंगी दोनों, ठीक, 16 फरवरी के बाद हो सकता है 27 मार्च से हम आपको सीसेट की भी ऐसे ही शुरू कर दें, है ना, क्योंकि तब तक आप भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। और सीसेट में कौन सी करेंगे, जो हम आपको ऑलरेडी अभी सीसेट में क्वेश्चन देते हैं अभ्यास प्रश्न, उन्हीं अभ्यास प्रश्न को उठाएंगे। मान लो हमने रीजनिंग को उठाया और 1 से 2 क्लास में 70 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले, अगली में रीजनिंग का मान लो हमने कोडिंग डिकोडिंग के 70 कर लिए, फिर अगली में हमने रीजनिंग के हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग के अलावा नंबर सीरीज के कर लिए या मिसिंग नंबर के कर लिए, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मल्टी टाइम्स अब की बार जो हमारा गोल है अपनी एकेडमी का, वो यही है कि 5 जून के पहले पहले हम हर चीज़ को मल्टी टाइम्स रिवीजन करें, मल्टी टाइम्स थिंकिंग करें, मल्टी टाइम्स हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करें, ठीक। इसके लिए आपको बस एक काम ये करना होगा कि हमारे जितने भी ग्रुप हैं, कुछ बच्चे केवल कुछ ही ग्रुप से जुड़े हैं और कुछ तो ये कह रहे थे कि सर इतने सारे ग्रुप हैं, इनको मैनेज कैसे करें। तो एक बात बताओ, आप एक जिले के कलेक्टर बनेंगे और आपके पास सारी जिम्मेदारियां होंगी, अगर आप आज 7 ग्रुप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो पूरे 70,000 पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करोगे। तो ये अभी से सीखना होगा, ये आपका एक ट्रेनिंग पार्ट है, ठीक। तो सारे ग्रुप से जुड़ जाएं, हाँ, उन नोटिफिकेशन को आप म्यूट कर लें ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो पढ़ाई के समय, और जब आपको देखना हो तो आप देख लें, ठीक। तो जैसे हमारा एक ग्रुप है एमसीक्यू का, एक ग्रुप है सीसेट का टेस्ट का, एक ग्रुप है हमारा टेस्ट सीरीज जो मार्केट में आती हैं उनका, ठीक है, एक ग्रुप है हमारा प्रीलिम्स का जहाँ से क्लासेज आती हैं, एक ग्रुप है हमारा टाइम टेबल का, एक है हमारा एमसीक्यू का, ठीक है, एक है हमारा मोटिवेशन। मतलब सारी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी यहाँ पे ग्रुप में, ठीक। या आप पर्सनल टेलीग्राम पे अगर किसी भी ग्रुप में जुड़े होंगे हमसे मांगेंगे तो हम सारे ग्रुप आपको एक साथ शेयर कर देंगे, ठीक। तो ये काम आपको करना है, और जब आप इतना करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, इतनी सारी बातों को अगर अपना लेंगे तो आपका प्रीलिम हो ही जाएगा, फिर कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वही है कि मक्कारी करो तो फिर पूरी की पूरी क्लास ही बेकार है, फिर कुछ करने ही नहीं, मौज करो, चारवाहक की तरह उधार लेके घी पियो, ठीक है। तो जाते जाते फिर से एक बार बस कहते हैं कि आपको कितनी बुक्स लेनी, 4 बुक्स मोटे तौर पे परचेज करनी है, ठीक है। एक तो आप या तो दृष्टि का बैक ईयर परचेज कर लें या दिशा का, अगर नया लेना हो तो दृष्टि लेना, दिशा मत लेना, ठीक है। पुराना है दिशा तो चल जाएगा, या और भी कोई है तो एक बार हमें दिखा देना, चल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, आपको घटना चक्र लेनी है, किसकी, पॉलिटी की लेनी है। घटना चक्र आपको लेनी है किसकी, हिस्ट्री की लेनी है। हिस्ट्री में तीनों आ जाती हैं, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट कल्चर एंड मॉडर्न, ठीक।
चौथी आपको लेनी भूगोल की, भूगोल में ये आपकी इन्वायरमेंट आ जाती है। ये केवल 4 बुक ही आपको परचेज करनी है। बाकी टेस्ट सीरीज मैं तो यही कहूँगा कि अभी खरीदना मत, अभी अगर लगाना भी हो तो पीडीएफ से लगा लेना, खरीदने के लिए आप मार्च तक इंतजार करना, ठीक। और लास्ट में मैंने ये भी बता दिया कि मैं टेस्ट सीरीज आपको नहीं दूंगा, मैं केवल आपको डेली एमसीक्यू जो दे रहा हूँ वही दूंगा। क्यों दूंगा ये आपको रीज़न मैंने बता दिया, ठीक। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, पूरी क्लास आप समझ गए सारी चीज़ें, ठीक है। तो तैयार रहिए हमारी 16 फरवरी की नई सीरीज के साथ, 27 फरवरी से सीसेट की सीरीज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, ओमिक्रॉन से अपना बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।